नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लास्ट की 5 वीडियोस टीवीडी की बची है, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग सीरीज लाता रहूं फ्यूचर में भी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करो। एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, जिससे मैं नेक्स्ट सीरीज जल्दी लाऊं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12। हम पहला सीन देखते हैं जहां पर बहुत बुरे बुरे विजन्स आने लग रहे थे, जलने के, लोगों को मरने के, मैट को। तभी हम देखते हैं मैट की आंख खुलती है और उसके हाथ में वो कोइन वाला ब्रेसलेट था जो उसे दिया था उस इंटर्न ने, और वो खड़ा होता है, देखता है उसके पैरों पे खून लगा हुआ है और वो आर्मरी के बेसमेंट में है जहां पर उन साइरेंस को रखा गया था। तभी हम देखते हो बाहर निकलने लगता है, उसके पैरों से खून निकल रहा है, और जैसे आगे जाता है हम देखते हैं वहां पर साइरन बजने लगते हैं और सामने से आता है अलारिक और बोलता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो मैट, और तुम्हें क्या हुआ। और तभी मैट बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, और कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। और तभी हम देखते हैं कि मैट भी बहुत ज्यादा हैरान था और वहां पर अलारिक भी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं बानी को जो रोने लग रही है और एंजो की लाश के पास बैठी हुई है और बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही है। वहीं पर हम देखते हैं उसके पास आता है डेमन का फोन, और डेमन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसके रोने की आवाज सुन के पूछता है अलीना तो ठीक है ना, अलीना सेफ तो है। और ये कहने के बाद रोते हुए बानी बोलती है हाँ अलीना तो सेफ है। और तभी डेवन बोलता है अगर अलीना सेफ है तो तुम टेंस क्यों और रो क्यों रही हो। और तभी वो बताती है कि एंजो की डेथ हो चुकी है। और ये कहने के बाद रोने लगती है, और ये देख के डेवन उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और मैं स्टेफन से अपने आप बदला ले लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और तुम सेफ रहो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मैं सेफ हो जाऊंगी, पर तुम्हें आने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, और ऊपर से मैंने बदला ले लिया स्टेफन से, मैंने उसे वो क्योर दे दिया है। और ये सुनने के बाद अब डेमन घबरा चुका था कि क्योर तो अब स्टेफन ने ले लिया है, और उसके भाई की क्या कंडीशन होगी इस मोमेंट पर। अब फिर वही हम स्टेफन को देखते हैं जो गाड़ी चला के जाने लग रहा है, और वहां पर उसको विजन्स आने लग रहे हैं, और वो विजन्स को सोच सोच के बहुत ज्यादा गिल्टी और बुरा महसूस कर रहा है। उसी मोमेंट पे जब ये सब हो रहा था उसके पास कैरोलाइन का फोन आता है। कैरोलाइन उसे बोलती है कि उसे सब पता चल चुका है डेमन से, जो उसे बानी ने बताया, बट नो प्रॉब्लम, तुम घर आ जाओ, उससे बेटर कुछ नहीं होगा इस मोमेंट पर, हम सब सही कर देंगे। बट तभी साफ मना करता है स्टेफन की वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बानी को फेस नहीं कर पाएगा, और एंजो का चेहरा उसके बार बार आंखों के आगे आ रहा है जो उसने गलत काम किए हैं, इस वजह से वो घर आना ही नहीं चाहता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आती है जो उसे रोकती है, और हाथ पे खून देखकर उसको सीधा गन पॉइंट पे बाहर निकालती है, और बाहर निकालने के बाद उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं पर कैरोलाइन बोलती है, बट हम देखते हैं कैरोलाइन की आवाज को कोई नहीं सुन पाता, और अब कैरोलाइन और टेंस हो जाती है कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा है। अब फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो फिर सीधा फोन मिलाती है डेमन को, और डेमन को बताती है कि तुम्हारा भाई एक तरह से भागने की कोशिश कर रहा था, घर आने के बिल्कुल प्लान में नहीं था, बट उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो पुलिस स्टेशन में मिलेगा और मैं उससे जाके ले आऊंगी, बेटर रहेगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ ऐसा ही करो, और ऊपर से उसको अकेला मत छोड़ो, उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट होगा क्योंकि वो ह्यूमन बन चुका है, और जो जो इसने गलत काम किया वो सारे उसको याद आ रहे होंगे, इसलिए प्लीज उसको अकेला मत छोड़ना। और ये कहने को फोन काटता है, देखता है पीछे आ चुका था केड, और बोलता है सॉरी फॉर योर लॉस। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है एंजो के लिए ना, बोलते नहीं एंजो के लिए नहीं, तुम्हारे भाई के लिए, वो ह्यूमन बन चुका है ना, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, मेरे लिए दूसरी डील थी, बट तुम्हारे एक मेंबर ने एक तरह से क्योर ढूंढकर एक लूप होल निकाल दिया पूरे प्लान के अंदर, बट अब मैं क्या करूं, तुम्हारे भाई को मुझे मारना होगा क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे ना मारूं तो एक डील है, अगर तुम कर सको तो। और डेवन बोलता है अगर डील ना होती तुम तो अब तक मार चुके होते, तो ऐसी क्या डील करना चाहते हो तुम मेरे साथ। और ये कहने के बाद केड अपना प्लान बताता है कि उसे एक बुक चाहिए जो मैक्सवेल फैमिली में लिखी थी, और वो उसे पूरा हिस्टोरिकल जर्नल चाहिए और उसे लानी पड़ेगी जो शायद अभी आर्मरी के अंदर है। और ये कहने के बाद उसे एक टास्क दे देता है, और हम देखते हैं कि अब ना चाहते हुए भी डेमन इसकी हेल्प करेगा। अब फिर हम मैट को देखते हैं जो भी बैठ के बात करने लग रहा था, और उस मोमेंट पे लारिक पूछने लगता है कि तेरे साथ ये हो क्या रहा है। और तभी वो बताता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये ड्रीम था बट मुझे बहुत रियल लग रहा था, जैसे कि मैं उस हीट के पास हूं और लोग जलने लग रहे हैं। तभी वहां पर इंटर्न आ जाता है और बोलता है ये सब रियल था, मेरे हिसाब से तो रियल था, जो टेलिस्मेंट तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करता है, और इस रीजन की वजह से तुम कांटेक्ट में आ गए हो शायद उस बंदे के जिसके हमारे पास स्केलेटन था, और शायद कोई बेनेट विच से कोई रिलेशन है इसका, और तुझे शायद पता लगाना चाहिए। और तभी मैट बोलता है बानी से पूछू क्या,
उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलारिक के पास फोन आया था और उसे पता चल चुका था कि स्टेफन एक ह्यूमन बन चुका है। एट द सेम टाइम एंजो की डेथ हो चुकी है और ये बात दूसरों को बताता है और सब लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं इस मोमेंट पर। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टेफन को पुलिस ने पकड़ लिया था और इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जहां जहां पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे उन लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है कि तूने इन सबको क्यों मारा है, और वहां पर पूरे फोटो बिछा देते हैं जिन जिन लोगों की उसने डेथ की थी। अब फिर हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन पहुंच चुकी थी और कंपेल करके उन सारे ऑफिसर से बोलती है ये सब एक मिस्टेक थी और स्टेफन को छोड़ दो। तभी हम देखते छोड़ देते हैं और कैरोलाइन अंदर आके देखती है इतने सारे फोटोज को और बोलती है ये सब तुमने किया था, और तब बोलता हाँ ये सारी मेरी गलती है। बट तभी कैरोलाइन बोलती है नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये केड की गलती है। और ये कहने के बाद बोलती है प्लीज चलो यहाँ से। और तभी स्टेफन बोलता है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डील पूरी करनी है केड के साथ। बट तभी कैरोलाइन बोलती है कौन सी डील, खत्म हो चुकी है डील, तुम ह्यूमन बन चुके हो और केड तुम्हें मारना चाहता है। बट डेमन एक तरह से प्लान संभाल रहा है वरना तुम आज रात तक मर जाओगे। और ये कहने को बोलती है अब मेरे साथ चलो और अपने साथ उसको लेकर आ जाती है। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन को कैरोलाइन वहां से ले जाने लगती है और उसके सारे पेपर वर्क ले लेती है और उसकी सारी कंपेल कर देती है स्टाफ को कि उन्हें स्टेफन का नाम पहले कभी सुना नहीं है और अपने कंप्यूटर से भी डिलीट कर दे। वहीं हम देखते हैं स्टेफन अपनी रिंग वापस रखने लगता है और डे लाइट रिंग रखते हुए हम देखते हैं लड़की की तरफ देखता है जो छोटी बच्ची थी जो अपनी मॉम के बारे में कंप्लेंट लिखा रही है कि वो घर पे नहीं आई है, और पता चलता है वो कोई और नहीं वही है जिसके पेपर साइन करवा के उसको बाइट करके मरने के लिए छोड़ दिया था उसने अपनी कार की डिक्की में। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है कैरोलाइन और कैरोलाइन को सारी बातें बताता है और तभी कैरोलाइन बोलती है चलो उसको मिलके ढूंढते हैं और तुम बुरा फील मत करो। और तभी हम देखते हैं वो दोनों चले जाते हैं वही कार ढूंढने के लिए जिसकी डिक्की में उसकी मॉम मिलेगी उस लड़की की। अब फिर वही हम डेमन को देखते हैं जो आर्मरी पहुंच चुका था और पहुंचने के बाद मैट से पूछने लगता है कि मुझे तुम्हारी एक मैक्सवेल की जर्नल चाहिए और वो शायद तुम्हारे पास होगी। और ये कहने के बाद मैक्सवेल जर्नल को पकड़ता है लारिक और बोलता है ये ना, बट तुझे ये नहीं मिलने वाली है। थिंक इज मैट को सपने आने स्टार्ट हो चुके हैं अभी और तुझे अभी ये बुक चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, क्या बात है बता दे डेमन। और डेमन बोलते हैं बताना तो नहीं चाहता था बट थिंग इज ये डेविल को चाहिए, केड ये मांग रहा है और मुझे उसे देनी पड़ेगी, अगर नहीं दी तो स्टेफन को मार देगा अगले 6 घंटों में, जो मैं होने नहीं दूंगा, चाहे तुम उसके लिए मुझे मार दो बट मैं वो बुक लेके जाऊंगा। तभी हम देखते हैं ये कहने को लाइक बोलता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और तभी हम देखते हैं उसे बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं ये बुक किसी को हम देने नहीं वाले हैं। और तभी हम देखते हैं स्टेफन की जान खतरे में थी और अब डेमन को कैद कर लेंगे। अब फिर हम देखते हैं अब डेमन को होश आता है और वो अपने आप को बंद पाता है और साइड वाले रूम में देखते हैं कि मैट को सुलाकर उसको हिप्नोसिस में डालकर पता करने की कोशिश कर रहे थे कि केड चाहता क्या है इस बुक से और उसके ड्रीम क्या विजन्स दिखाना चाहते हैं। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि अब डेमन उठ जाता है और बोलता है ये सब बकवास है, मुझे पहले स्टेफन की जान बचाने दो। बट तब यार लारिक साफ मना करता है और बोलता है मुझे पता करना है इन विजन्स के अंदर क्या है और हिप्नोसिस से शायद हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि अब मैट को हिप्नोटिक प्रोसेस से गुजार रहे थे जिसकी वजह से वो एकदम चला जाता है ड्रीम्स के अंदर और सारी चीजें बताने लगता है एक एक करके कि वो पुराने वाला जो बिल्डिंग है जंगल के अंदर वो बिल्कुल नई दिखाई दे रही है और वहां पर मैं हूं जो एक बेल सही कर रहा हूं और वहां पर एक बैनेट विच आई है। अब वहां पर वो एक बेल प्रिपेयर करने लग रहे थे जिसके अंदर मैजिक भी लगा था और वहां मैक्सवेल एक तरह से उसको तलाश भी रहा था। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो दोनों बात कर रहे थे और पता चलता है उन दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है। एट द सेम टाइम वो उसकी मॉम को थैंक्स कहता है इस बेल के अंदर मैजिक डालने के लिए और बोलता है जैसे मैजिक बेल तैयार हो जाएगी हम पता कर लेंगे उन इविल एंटिटीज का जो हमारे कम्युनिटी के लोगों को खाने लग रहे हैं और हमारा इतना सारा नुकसान कर रहे हैं। और पता चलता है कि वो उनका एंसिस्टर ईथन मैक्सवेल था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बताने लगता है कि वहां पर सिविल आती है, वो कंपेल करती है और उसको कहती है कि तुम बेस्ट मेटल स्मिथ हो ना, तो ऐसा करो हमारे लिए एक काम करोगे क्योंकि हमें पता चला है पूरे एरिया में तुमसे बेटर कोई नहीं है। और तभी ईथन को कंपेल करके वो ले जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं बैनेट विच कुछ भी नहीं कर पाती है। अब फिर हम देखते हैं उस मोमेंट पे सिबिल लेके जा चुकी थी मैट को उन गुफाओं के अंदर और वहां पर वो देख के बताने लगता है यहाँ पर अलारिक को और इंटर्न को कि वहां पर बहुत सारा गोल्ड है, वेपन्स है, और वो एक वेपन को उठाता है और पूछता है ये क्या है। और तभी पता चलता है सिबिल से कि वो एक तरह से आर्किडियस का बॉडी की एशिस से बना एक ग्लास का टुकड़ा है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी ये देखने के बाद पीछे से आ जाती है सेलिन भी और उसे वो फोक पकड़ाती है और कहते हैं ये अपनी बेल में ऐड कर दो क्योंकि जब से मेरे मास्टर केड को पता चला है कि तुम हमको इस टाउन से भगाने के लिए ये सब बना रहे हो तो उसने एक तरह से तुम्हारे टाउन को खत्म करने के लिए सोचा है। ये जब 12वीं बेल बजेगी तब हेल आ जाएगा यहाँ पर और नर्क की आग में सब मर जाएंगे।
और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हें ऐड करना पड़ेगा और ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते हो, और ये कहने के बाद उसे कंपेल करके वहां से जाने देती है। फिर हम देखते हैं शाम हो चुकी थी और बेल की सेरेमनी स्टार्ट करने वाले थे, और वहां हम देखते हैं कि कुछ बता नहीं पाता है, और तभी ईथन बोलता है बार बार उस बेनेट विच से कि मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, बट मुझे बताना है, बट एट द सेम टाइम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो कंपेल था। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो लिखने लगता है और लिखकर उसको देता है उस पजल सॉल्विंग डिवाइस के साथ, और वहां से वो चला जाता है बेल बजाने के लिए। तभी हम देखते हैं बेनेट विच पढ़ने लगती है कि ये डेविल के एक प्लान है, अगर ये बेल 12 बार बजी तो मतलब ये है कि यहाँ पर हेल फायर आ जाएगी और सब लोग खत्म हो जाएंगे। बट जब तक वो पढ़ती है तब तक देर हो चुकी थी, और जैसे बेल बजने लगती है हम देखते हैं सारी विचेस को बहुत बुरा सर में दर्द होता है और वो जमीन पे गिर जाती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बेनेट विच बोलती है हमको कमजोर नहीं पड़ना है, ये डेविल का प्लान है, हमें रोकना होगा इस हेल की फायर को। तभी हम देखते हैं सारी विचेस एंचेंटिंग शुरू कर देती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ती है, और जैसे ही 12वीं बेल बजती है हम देखते हैं हेल वहां पर आ जाता है। बट हम देखते हैं सारी विचेस उसको घेर के खड़ी थी, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, सारी विचेस जल जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे ईथन जो मैट है वो बचा लेता है उस दूसरी बेनेट विच को, और वहीं पर हम देखते हैं सब लोग खत्म हो जाते हैं और बेल टूट जाती है, और यहीं पर हम देखते हैं बेनेट विच बहुत ज्यादा रोती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट की हालत खराब होती जा रही थी, और जैसे उसकी हालत खराब हो रही थी हम देखते हैं उसको हार्ट अटैक आने लगा था, और तभी वो इंटर्न बोलता है इसको बचाना होगा, अब यहाँ पर खत्म करना होगा इसको। बट तभी हम देखते हैं कि अभी अलारिक कुछ और जानना चाहता था, बट हम देखते हैं साइड वाले कैबिन से चिल्लाता है और डेमन बोलता है मैं जान बचा सकता हूँ इसकी, और मेरा ब्लड एक तरह से हील कर देगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी हेल्प ले लेते हैं, उसको अंदर बुलाते हैं, और हम देखते हैं कि डेमन अपना ब्लड पिलाता है, और तभी इंटर्न पूछता है इससे क्या होगा, और तभी अलारिक बोलता है इसका हार्ट अटैक एक तरह से हील हो जाएगा अपने आप और ये मरेगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि डेमन की सीधा नजर उस बुक के ऊपर थी जो उसी रूम के अंदर रखी हुई थी। अब फिर थोड़ी देर बाद दोनों वो बेनेट विच और ईथन सीधा चले जाते हैं उन गुफाओं के अंदर उन्हें ढूंढने के लिए, और तभी उन्हें मिल जाती हैं साइलेंट सिस्टर्स। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद बेनेट विच को पहले गुस्सा आ रहा था, वो अपने मैजिक से एक दीवार खड़ी कर देती है और उन दोनों को कैद कर देती है। इस मोमेंट पे दोनों साइलेंट सिस्टर बोलती है ऐसा नहीं कर सकती तुम, अब तुम पे सारा कर्स लगेगा 100 विचेस को मारने का, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया, मेटल स्मिथ मैक्सवेल ने एक तरह से उस बेल को बनाया, विचेस ने उसे कर्स किया और तुम्हारी वजह से सब लोग मरे हैं और तुम हेल जाओगे, और अगर बचना चाहते हो तो हमारे मास्टर केड को एक तरह से आजाद कर दो हेल से, अगर तुम जिंदा रहना भी चाहते हो तो। और तभी हम देखते हैं इसके लिए साफ मना करते हैं दोनों, और तभी साइरन से एक तरह से कंपेल करते हैं और बोलने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो बेनेट विच को मार देगा मैक्सवेल ईथन। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि बेनेट विच एकदम डर जाती है और जोर से धक्का मारकर हम देखते हैं मैजिक से ट्रैप कर देती है कमरे के अंदर ईथन को, और वहां पर उसको छोड़ के चली जाती है। और हम देखते हैं ईथन चिल्लाता है हेल्प के लिए और कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पता है डेविल को कैसे मारना है, मैं बस बता नहीं सकता हूँ, और प्लीज मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ। और ये कहने के बाद हम देखते हो अकेला पड़ जाता है, और तभी मैट बताने लगता है कि उसने सब कुछ लिख दिया था उस डायरी के अंदर, बस उसको पढ़ना आना चाहिए, उसके लिए वो डिवाइस चाहिए, उस पर रखो और पूरे सेंटेंस कंप्लीट करके पढ़ सकते हो, और तभी हम डेविल को भी मार सकते हैं। और ये कहने के बाद एकदम होश में आता है। अब फिर वहीं हम बानी बेनेट को देखते हैं जो अकेली किचन में खड़ी थी और उसे बहुत बुरा और गिल्ट फील हो रहा था। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसको बानी बेनेट हेल्प मी करके आवाजें सुनाई देने लग रही थी, और उसके आसपास कोई भी नहीं था, जैसे कि वो एक एंजो की आवाज हो जो फुसफुसा रही है उसकी कान में। तभी हम देखते हैं गेट की बेल बजती है और वो बाहर जाके देखती है उसकी मोम आ चुकी थी और बोलती है कैरोलाइन ने मुझे बता दिया यहाँ पर क्या हुआ है। और तभी हम देखते हैं दोनों गले मिल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रही थी, तो उसकी मोम आके उसे कंफर्ट करती है। अब फिर हम देखते हैं एंजो की लाश पे फूल चढ़ा देते हैं और उसको एक तरह से फ्यूनरल की तैयारी करते हैं, और तभी उसकी मोम बोलती है बस अब एंजो को एक तरह से दफनाने का टाइम आ चुका है। और तभी हम देखते हैं बानी रोने लगती है और कहती है शायद ऐसा नहीं है, वो मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर मैं मेरे दिमाग खो रही हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो मैं उसे महसूस कर सकती हूँ और शायद वो अभी भी यहीं पर है। और ये कहने को उसकी मोम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, अदर साइड पहले ही खत्म हो चुकी है, हमारे पास अपना मैजिक भी नहीं है और हमें इससे एक तरह से मैसअप नहीं करना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं बानी ऐसे यकीन नहीं करती है और कहती है हमको एक ट्राई तो करना चाहिए क्योंकि मैं उसे फील कर पा रही हूँ। अब फिर हम देखते हैं बानी की मोम और बानी मिलके एक तरह से मैजिक करने का ट्राई कर रही थी और रीच आउट करना चाह रही थी एंजो तक कि एंजो सही तो है और सब कुछ सही है उसके साथ, अगर वो यहाँ पर है तो उनसे कॉन्टेक्ट करे और कोई साइन दिखा दे। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम को एक तरह से विजन आता है जिसको देख के वो डरती और पीछे हटती और बोलती ये क्या हुआ, और तुझे जो है वो ग्रीफ नहीं है, मैंने एक विजन देखा जहां पर तू चिल्ला रही है रो रही है और एक ग्रीफ नहीं है,
लगता है तूने कोई गड़बड़ कर दी और वहां पर कैंडल बुझाने लगती है और बोलती है ये सही नहीं है, तूने शायद डार्क साइड पे चली गई है क्योंकि तूने अदर साइड का डोर ओपन कर दिया है जहां पर एंजो है, वहां पर डार्क है, अलोन है, उसका पेन है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है क्या वो हेल है, और ये कहने को तो उसकी मॉम बोलती है ये मुझे नहीं पता वो हेल है क्या नहीं, बट थिंग इज मुझे वहां पर तुम्हें नहीं जाने देना है और वो चीज तुम्हारे लिए भी आएगी, बेटर है कि मैं इस सबको बंद कर दूं और इसकी बॉडी को जलाओ। बट तभी बानी मना करती है और जैसे उसकी मॉम रूम से बाहर जाती है हम देखते हैं बानी को एक विजन दिखाई देता है और एक आवाज आती है बानी, और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसको एंजो की आवाज आई थी। अब फिर बानी की हालत देख के उसकी मॉम उसके रूम में आती है और पेट्रोल से सीधा एंजो की बॉडी को जलाने लगती है। और तभी हम देखते हैं जैसे ही उसमें आग लगाती है हम देखते हैं बानी वापस आती है और बोलती है ऐसा मत करो प्लीज, और मेरा कनेक्शन टूट जाएगा उससे। तभी उसकी मॉम उसको बाहर लेके जाती है और बोलती है ऐसा करना जरूरी था, अगर ऐसा ना करती तो तू उससे कनेक्टेड थी क्योंकि तूने वहां का एक तरह से दरवाजा खोल दिया था अदर साइड के लिए और तुम्हें नहीं करना चाहिए था वरना तुम भी मर जाओगी, प्लीज ऐसा मत करो। और तभी हम देखते हैं रोने लग जाती है और उसे गले लगा लेती है, जहां पर हम देखते हैं बानी को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। अब फिर वही हम स्टेफन को देखते हैं जो कैरोलाइन के साथ जा रहा था उस जंगलों में ढूंढने के लिए कि वो कहां पर है। तभी हम देखते हैं उसे कार मिल तो जाती है बट जैसे कार की डिक्की खोलता है वहां पर कोई भी नहीं था। हम देखते हैं वो कार की डिक्की खोलने के बाद देखते हैं वहां पर ब्लड है, मार्क से किसी के चलने के ब्लड के, और ये कहने का बोलता है वो सरवाइव कर चुकी है शायद और यहाँ से दूर जा चुकी है, हमें ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं जंगलों में चले जाते हैं ढूंढने के लिए उसे। अब फिर वही हम देखते हैं स्टेफन और कैरोलाइन अलग अलग होकर ढूंढने लग जाते हैं जल्दी ढूंढने के लिए, और तभी हम देखते हैं स्टेफन को मिल जाती है बट स्टेफन को देख के वो डरने लगती है और तभी स्टेफन बुलाने लगता है कैरोलाइन को, बट तब तक वो एक बड़ी सी रोड लेके स्टेफन को मार देती है और स्टेफन जमीन पे गिर जाता है। बट कैरोलाइन पहुंचने के बाद डरती है और स्टेफन की जान बचाने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं स्टेफन साफ मना करता है और बोलता है मेरी जान मत बचाओ उसकी बचाओ। पहले उसको हील करती है ब्लड पिला के अपना, और जैसे स्टेफन को बुलाती है हम देखते हैं स्टेफन उल्टी कर देता है और तभी कैरोलाइन को समझ आता है कि और उसकी बॉडी के अंदर है और जब तक वो रहेगा इसको एक वैम्पायर ब्लड हील नहीं कर सकता और शायद कैरोलाइन इसे बचा ना पाए। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन को जो स्टेफन को संभाल रही थी और वहां पर कंपेल करके भेज दिया था उस औरत को हेल्प मंगवाने के लिए और बोल रही थी स्टेफन वेट करो यहाँ पर एम्बुलेंस आने वाली है और तुम होल्ड कर सकते हो और तुम अच्छे इंसान हो। बट तभी स्टेफन बोलते हैं नहीं मैं हेल में जाने वाला हूँ जो भी मैंने लाइफ टाइम में किया है। बट तभी कैरोलाइन बोलती है तुमने इस लड़की की जान तो बचाई है ना, बट तभी कैरोलाइन को साफ मना करता है उसको क्या होने वाला है कि वो हेल में जाएगा और एक सही चीज उसकी लाइफ नहीं बदलेगी। बट तभी हम देखते हैं कैरोलाइन उसे मोटिवेट कर रही थी और वहां पर जल्दी एम्बुलेंस आने वाली थी। अब फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को अपनी माँ मिल चुकी थी और वहीं पर अब स्टेफन वो सारे विक्टिम्स की फोटो देख के बहुत बुरा फील कर रहा था। और तभी कैरोलाइन गाड़ी के अंदर आके बैठती और बोलती ये सब मत सोचो, ये तुम्हारी दवाइयां हैं और ये कुछ एंटी एलर्जिक और इन्फ्लेमेशन वाली दवाइयां रख लो, पता नहीं तुम्हें किससे एलर्जी हो। और ये कहने के बाद दे देती है और वहां पर हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत बुरा फील कर रहा था और तभी कैरोलाइन बोलती है हम इन सब चीजों से गुजर जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक हम एक साथ हैं और तुम सोचो मत ज्यादा। और ये कहने के बाद उसे समझाने की कोशिश करती है। अब फिर हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जो सीधा जाता है केट के पास अपने ही घर में जहां पर केट उसका वेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो केट से पूछने लगता है कि हमारी डील पक्का है ना कि तुम स्टेफन को छोड़ दोगे और बुक ले लोगे। और तभी जबरदस्ती बुक लेता है और बोलता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऊपर से तुम्हें मुझे सर्व करना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं डेमन उसके पास जाता है और पूछता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे कि मैं हेल्थ से बच सकूं। और ये कहने को बोलता है यार मैं तुझे फेक होप नहीं देना चाहता हूं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी उस बुक को जला देता है आग में डाल के और वहां से चला जाता है और हम देखते हैं डेमन बहुत ही ज्यादा निराश फील करता है। अब फिर हम अगली सीन में बानी को देखते हैं जिससे मिलने के लिए आता है मैट और बात करते करते उसे एंजो के बारे में बोलता है कि उसे बहुत बुरा फील हो रहा है, मानता हूं कि समझ नहीं सकता तुम पे क्या बीत रही होगी बट सेम सिचुएशन पे मैं भी ऐसे जा चुका हूं, तो प्लीज तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो हमारे सारे ग्रुप में और मैंने तुम्हारे स्ट्रॉन्गनेस पे हमेशा बिलीव किया है और मुझे पता चला तुम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो, वो स्टोरी किसी और दिन के लिए, बट अपने आप पे हौसला बनाए रखो। और हमारी फैमिली लाइंस बहुत पहले से एक दूसरे को जानती हैं जो शायद तुम्हें भी पहले नहीं पता था और मुझे भी। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और बोलता है कि अपने आप पे विश्वास रखो और तभी गले लगता है और वहां से चला जाता है। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन घर आ चुका था और वहां पर डेमन वेट ही कर रहा था और जैसे वो अंदर आता है हम देखते हैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है और बोलता है मैं कैसे अपनी लाइफ जीऊंगा अब और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेमन बोलता है टेंशन मत ले मैं हूं तेरे साथ, सबसे पहली बात तो ऊपर से ड्रिंक कर तेरे घाव जल्दी भर जाएंगे, तू नॉर्मल लाइफ जिएगा, वैसे भी तू ह्यूमन बनना ही चाहता था। और ये कहने के बाद उसे मोटिवेट करता है बट तब बोलता है कि बानी मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी और शायद मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊं तो बानी कैसे कर पाएगी मुझे माफ।
और ये कहने के बाद डेन बोलता है बानी हमसे ज्यादा बेटर पर्सन है, वो तुझे 101% माफ कर देगी और तू जाके रेस्ट कर ले। और तभी हम देखते बोलते थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए आज, बट मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद चला जाता है और अपने भाई का गिल्ट समझते हुए डेमन के दिमाग में एक प्लान आया था। अब हम आर्मरी को देखते हैं जहां इंटर्न अपना सामान लेके आ चुका था रात को, और ये देखने के बाद अलारिक बोलते हैं इतनी रात को क्यों आया है। और तभी पीछे से डेमन आता है और डेमन को देख के अलारिक इतना गुस्सा करता है और बोलता है कि तू चुरा के ले गया था ना वो बुक को, और तुझे नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो हर टाइम सेल्फिश कैसे हो सकता है। और डेमन बोला मुझे सेल्फिश होना पड़ा मेरे भाई के लिए, वो ह्यूमन बन चुका है और किस मोमेंट पे मर सकता है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद साफ मना कर देता था, बोलता है मुझे पता है उसको कैसे मारना है, अपना ब्लाइंड फोल्ड लो और हेडफोन लगाओ और चलते हैं उसी गुफा के अंदर, और मैंने वो पढ़ लिया था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं गुफा के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। और वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टेफन घर से बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा निराश था। उस मोमेंट पे हम देखते हैं कोई पीछे से आके उसे टेजर मारता है और उसे किडनैप कर ले जाता है। अब गुफा के अंदर जा चुके थे डेमन और अलारिक, और वहां पर वो वही ग्लास वाली रोड दिखाता है और बोलते देखो ये रहा। साइरेंस ने एक तरह से बात करते करते मैंने पता लगा लिया था कि उनके पास एक प्लान है केड के खिलाफ भी एज अ बैकअप प्लान, और वो यही था। और मुझे पता था और तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा तेज चलता है। बट हम देखते हो कुछ भी नहीं जवाब देता है और बोलता है हमने डेविल को मारने का प्लान बना लिया है और हम डेविल को मार देंगे। बट तभी हम देखते हैं उस गुफा के अंदर काय आ जाता है और बोलता है मेरे पास ज्यादा बेटर प्लान है डेविल को मारने का। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं सब लोग अंदर हैरान हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस सीजन 8 है, धमाकेदार सबकी रीएंट्री हो रही है और यहाँ पर अब काय भी आ चुका है, एंजो की डेथ हो चुकी है। उस मोमेंट पे हम देखेंगे कि आगे क्या होगा और क्या स्टेफन को किडनैप किया है जस्ट बिकॉज उसके ब्लड के अंदर वो क्योर है, और हमको पता चलेगा कि अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। और गाइस सारे विलन्स वापस आ सकते हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। सीजन 8 है और लास्ट के लास्ट 5 एपिसोड बचे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक फन फैक्ट जिन लोगों को नहीं पता हो, जो बानी की मॉम प्ले कर रही है वो रियल लाइफ वाइफ है क्लाउस माइकलसन की। तो ये था फन फैक्ट, मिलता है अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।